हिंदू राष्ट्र शब्द का अलग से बात किया है, वह उसी तरह के आतंकवादी हैं जैसे इस देश के अंदर मुसलमान पाकिस्तान की बात करता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं एबी न्यूज। आज हम गोरखपुर की एक ऐसी पर्सनालिटी के साथ बैठे हुए हैं जिन्हें पूर्वांचल का गांधी कहा जाता है। एक गांधी 1947 में दिखा था और आज दूसरे गांधी जो हमें सीएम सिटी कहा जाने वाला गोरखपुर में दिख रहा है। इनकी पहचान यह है कि जब भी कहीं शोषण अत्याचार होता है तो उस पर बड़ी मुखरता के साथ अपनी बात रखते हैं और रखते ही नहीं हैं, पूरा पुरजोर विरोध भी करते हैं। अभी वर्तमान में बताया ये जा रहा है कि इन्होंने 100 से अधिक लेटर्स राष्ट्रपति को लिखा, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आया। आइए हम लोग खुद ही इनसे जानते हैं। सर, आप तो अपनी बात बड़ी तत्परता से रखते हैं, कैसे राष्ट्रपति भवन से कैसे इग्नोर किया जा रहा है? वेलकम आगाज भारत को, और ऐसा सवाल करने के लिए। ये सवाल नेशनलिज्म से जुटा सवाल है और इसलिए हो रहा है कि आज का जो राष्ट्रपति भवन है वो वायसरायल्टी की तरह काम कर रहा है, जस्ट लाइक वायसरायल्टी, उससे अधिक कुछ नहीं है। वायसराय हाउस इरविन का में बैठा हुआ था और देश भर से भगत सिंह की फांसी के लिए पत्र लिखे जा रहे थे, रिनाउंड हस्तियां लिख रही थीं। वायसराय पर जू नहीं रेंग रहा था। 100 से अधिक पत्र मैंने गरीबी पर, महंगाई के ऊपर लिखा है और शिक्षा, चिकित्सा और संचार के लिए मैंने कहा है कि फ्री करिए। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा है कि आटा, चावल, गेहूं, दाल, तेल, चीनी और दवा ये जीवन से जुटा प्रश्न है, ये प्राण तत्व है, इसके बिना कोई भी आदमी मर जाएगा। इस पर से जीएसटी ख़त्म करिए। और मैंने कहा है कि निजी गाड़ियों पर टोल टैक्स, क्योंकि ये राइट टू फ्रीडम जो है हमारा, ये बात ये छीन लिया गया है, इसको ख़त्म करिए। किसी पत्र का कोई जवाब नहीं। मैंने केवल पत्र ही नहीं लिखा, ज्ञापन उसको कन्वर्ट के कमिश्नर के थ्रू ज्ञापन गया है, पटना के कमिश्नर, गोरखपुर के कमिश्नर। लेकिन स्पष्ट तौर पर इस देश के अंदर डेमोक्रेसी और रिपब्लिकन बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। और जवाबदेहीहीन लोकतंत्र सूखे पेड़ की तरह होता है। आपने बात कहा सर, वायसराय हाउस की तरह काम कर रहा है, थोड़ा सा बड़ा कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि कोई कंट्राडिक्टरी नहीं है। वायसराय तो पूरी तरीके से डोमिनेंट थे। आप मीडिया हैं, आपको डर होगा, भय होगा, आपको चलाना है, समझ गए ना। आप अपनी डरपोकड़ई में लगे हुए हैं। वायसराय वो वायसराय हाउस ही है, इरविन का बनवाया वायसराय हाउस है। फर्स्ट गवर्नर जनरल, फर्स्ट वायसराय था जिसने बनवाया। वो 21-22 से बनना चालू हुआ और वो 26-27 में बनकर वो वायसराय हाउस तैयार हुआ। उसमें पहला बैठने रहने वाला भी वही था। और आज जो है कोई जवाब नहीं था। इस देश की लैंड रेवेन्यू नोच कर लोगों की चमड़ी उधेड़ कर बनाया गया था। उसमें शान व शौकत से रहता था। उसके ऊपर तो भगत सिंह और गांधी का स्टेटमेंट है पूरे का पूरा रहने वाला, कि उसमें रहने वाला। और ठीक उसी ढंग से आज यहाँ भारत का प्रेसिडेंट जो अभी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन का उद्घाटन भी कर दिया गया, तो लग रहा है कि वो दोनों समान हैं। अरे सेंट्रल विस्टा, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट हाउस दोनों ही इरविन ने एक साथ लगभग बनवाना चालू किया था। और पार्लियामेंट जो पुरानी जिसको सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, ठीक ना, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली उसको कहा जाता था, जिसको आज संसद कहते हैं, उसने भी चमड़ी उधेड़ के बनवाई थी। और यह भारत के प्रधानमंत्री, जो इनको माननीय कहने में अब हमको बहुत तकलीफ होती है, जो इस समय नरेंद्र मोदी हैं, इन्होंने इस देश का जीएसटी का लोगों के पेट की अंतड़ी निकाल कर, पीठ पर कोड़े बजाकर, जीएसटी, टोल टैक्स, इसने कुछ छोड़ा नहीं हिंदुस्तान का, नोच कर और अपना इमेज बन जाए। सेंट्रल विस्टा बनवा देने से इनकी इमेज बन जाएगी। ये प्रयास तो आप देख रहे हैं कि विकसित भारत की ओर ले जा रहा है। हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की देखिए, आप ये सवाल इस तरह से मत करिए, विनाश की ओर ले जा रहा है। और जितना ही आप ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ, विकसित भारत की तरफ, स्वर्णिम भारत की तरफ ले जाने का अमृत काल चल रहा है। 80 करोड़ कंगाल पैदा इन्होंने किया है। 80 करोड़ कंगाल, वो संख्या 92 करोड़ हो गई है। सेंसस इसलिए जानबूझ के इसने सेंसस नहीं कराया है। नहीं 2021 में सेंसस हुआ था, 22 में करा लेते और आप 23 में करा लेते, सेंसस मिड में करा लेते, नहीं हुआ। सेंसस सामने आना चाहिए। इन्होंने इस वतन हिंदुस्तान को हिंदुस्तान नहीं छोड़ा है। कुछ थोड़े से लोग जो डफली बजा रहे हैं, वह डफली बजा रहे हैं। और ये देखिए, हमारे पत्रों का जवाब न आना,
डेमोक्रेसी पर मैं और कुछ ना हो, गणमुखिया और गणतंत्र का पतन हो गया है। अरे पत्र का जवाब आप नहीं दीजिएगा, हमारे हिस्से की डेमोक्रेसी कहाँ है, हमारे हिस्से का रिपब्लिकन कहाँ है, हमारे आप प्रतिनिधि है ना गणमुखिया महोदया, क्यों पत्र का जवाब नहीं देती, क्यों जवाब नहीं अब देती? आप क्या करेंगे? ये तो डिक्टेटरशिप हो गया। अब आप क्या करेंगे? मैं सदन के सामने आपको तो बराबर टलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है अपनी सूझ को लेके। 23 मार्च जानते हैं ना, 23 मार्च भगत सिंह से जुड़ा जी, हुआ। भगत सिंह सुखदेव राजगुरु का शहादत दिवस है। जब मैं सदन पर चलूंगा तो आपको ये सवाल पूछना नहीं पड़ेगा, इस देश की मीडिया हमसे सवाल नहीं पूछेगी, देश की मीडिया देखेगी कि सेकंड गांधी वहां चलेगा। इनसे सारा जवाब मैं ले लूंगा, सारी अपनी मांग, टोल टैक्स तोड़ दूंगा वहीं इनका निजी गाड़ियों पर, और पेट पर टैक्स लगेगी, हुकूमत टैक्स लगा देगा, हुकूमत चलने नहीं दूंगा। आप कह रहे हैं कि क्या करेंगे? देश में एक बड़ा मुद्दा इस समय उछाल में आ रहा है, हिंदुत्व की बात कही जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही जा रही है। क्या इस पर आपका नजरिया है? ये सब जो है अलगाववादी हैं, गुंडे हैं, अलगाववादी हैं, इस मुल्क के गुंडे हैं, आतंकवादी हैं। जिन लोगों ने हिंदू राष्ट्र शब्द का अलग से बात किया है वह उसी तरह के आतंकवादी हैं जैसे इस देश के अंदर मुसलमान पाकिस्तान की बात करता है, उसी के पैरेलल, उससे जरा सा कम नहीं है, उससे जरा सा ज़्यादा है। इसलिए कि वो माइनॉरिटी वाले लोग हैं, माइनॉरिटी ना हो। ये जो मानते हैं नई थियोरी कि माइनॉरिटी नहीं है, 20% इतनी आबादी है, करोड़ 33 करोड़ 35 करोड़, ठीक है माइनॉरिटी नहीं है, ठीक है माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन आपको हम बता दें कि उससे भी बड़े यह अलगाववादी और आतंकवादी हैं जो लोग आज हिंदू राष्ट्र, भारत ग्रेट नेशन है, उसमें आप हिंदू राष्ट्र की बात, भारत के रहते क्या हिंदू राष्ट्र? भारत किसी के जेब का चीज है क्या कि जमीन से निकला आसमान से? भारत जब से यह सभ्यता, ये भारत की महान सभ्यता जब से पैदा हुई है तब से यह भारत शब्द है, तब से भारत शब्द है, बीच में कुछ और हिंदुस्तान तब उसका शब्द इस्तेमाल होने लगा है जब पर्शियन भाषा के जानने वाले लोग जो पहले भी आ चुके थे और इस्लाम से जिन लोगों ने जोड़ा है, हिंदुस्तान इसके साथ आया है, नेस नाम इसका हिंदुस्तान कहा जाता है। अंग्रेज यूनानी आए, ग्रीक्स आए, तब इसको इंडस शब्द से इस्तेमाल किया था, बाद में अंग्रेजी में इंडिया बना, और जो है एकाध अभिलेखों में इसको जो है जम्बू द्वीप कहा जाता है पैरेलल भारत के, और ऑथेंटिक नेम है जम्बू द्वीप का। आपने नाम तो नहीं लिया, आपने जम्बू द्वीप का नाम नहीं लिया। जो ईसा की आज से कम 2300-2600 साल पहले जम्बू द्वीप भी इस टेरिटरी का नाम था। मैं अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा सर, अपने दर्शकों को कहना चाहूँगा कि जो लोग जिस तरीके का भी स्पॉन्सरशिप तरीके से न्यूज़ बनाते हैं, दिखाते हैं, वो इस बात को जरूर कंसीडर करें कि जम्बू द्वीप के रूप में भारत की पहचान रही है। अगर वो सर के अनुसार रिपीट किया जाए तो और बेहतर रहता। कर देना चाहिए, आप जम्बू द्वीप करना चाहिए। जम्बू द्वीप की टेरिटरी, और जम्बू द्वीप एक ग्रेसफुल नाम था, और एक इतने बड़े शासक के, जिस शासक के का जो इम्ब्लेम और जो उसके पिलर्स के ऊपर चिन्ह है वही आज संयोग से भारत के चिन्ह है। जो उसका अशोक पिलर जो आप देख रहे हैं भारत के नोट से लेके भारत का चिन्ह ही है। जिस अशोक का मैसेज जो पीस था, उसका ट्रूथ एंड पीस जो उसने अडॉप्ट किया था दुनिया में, और भारत की दुनिया के इतिहास की पुस्तकों में, मैं सभी दर्शकों को बताऊं कि दुनिया के पुस्तकों में हिस्ट्री, भारत में कोई ग्रेट किंग है और ग्रेट किंग के साथ माना जाता है तो अशोक को ग्रेट किंग, मैं ही नहीं हिस्टोरियन के रूप में और हमारे यहाँ के लोग, दुनिया के स्कॉलर, यदि भारत के किसी किंग को ग्रेट कहा जाता है तो अशोका दी ग्रेट कहा जाता है। और इसलिए सत्य और अहिंसा के जो सिद्धांत, हाँ, वो सिद्धांत वही था जो बुद्ध से चला आ रहा था और उसने आगे बढ़ाया, और वो सिद्धांत वही था जो 20वीं सदी में गांधी ने इस महान मुल्क को दुनिया में बिखेरा कि देख भारत की ये क्षमता है, भारत है, भारत, यह भारत है जिसकी पहचान आज से नहीं, ईसा की और प्रथम सदियों में तो भारत का परचम रोमन जगत में फहरा रहा था, जिसे आप इटली पे आज जो सत्य और अहिंसा का हमारी पहचान रही है, भारत की पहचान रही है, वो कहीं ना कहीं आज ठीक उलटता नजर आ रहा है। आज असत्य और हिंसा वाली बात। हमको हिंदू शब्द से परहेज नहीं है। जो लोग आज हिंदू राष्ट्र गढ़े हैं, जो गुंडे हैं, आतंकवादी हैं, इनसे हमको, ये लोग हिंदू राष्ट्र की परिभाषा गढ़ेंगे। जो लोग आज़ादी के, अरे यार, आज़ादी के पूरे संघर्ष के दौरान इनका एक पिद्दा भी बराबर यदि लड़ा हो, इन्हीं के बराबर एज का था, 3 साल बड़ा, 3 साल छोटा था ये जो है आपका नाथूराम गोडसे, भगत सिंह से 3 साल छोटा था। भगत सिंह का गोल था अंग्रेजों को इस मुल्क से लकेदना,
और गोडसे का मुल्क, गोडसे का जो उद्देश्य था, आपने देखा कि 89 साल के वृद्ध को जिसने हिंदुस्तान खड़ा किया था, जिसकी एक स्टैचू लगाने के लिए दुनिया के महान मुल्क तरसते हैं कि गांधी काश हमारे यहाँ होता। गांधी हमारी विरासत है, गांधी हमारे मुल्क का है, जिसने सत्य अहिंसा के उस विचारधारा को उस विचारधारा नहीं रहने दिया। गांधी ने जीवन में उतार के दिखाया उस चीज को जो बुद्ध से चला रहा था, पहले से चला रहा था, भारत की सनातन व्यवस्था में था। उसी का रिपीटेशन हमारी ये रहा। पहचान है। आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आप गुंडों का राष्ट्र बनाएंगे। नई संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही संगोल का वहां पे इस्टेब्लिश किया गया। क्या लगता नहीं कि हिंदुत्व की ये पहली सीढ़ी है? हिंदुत्व वही आके एक हिंदुत्व की पहली सीढ़ी देख रहे हैं। हिंदुत्व के न जाने कितने काम में आगे बढ़ते, वो तो डेमोक्रेसी को, उस डेमोक्रेसी को और वो कलंक और वह कालिख और पोता हुआ वो पॉइंट है नरेंद्र मोदी का। वो कोई डेमोक्रेसी है? कोई डेमोक्रेटिक का पीएम ये काम आखिर कर इतना सकता बड़ा है? हमारा देश है, तो जो स्कॉलर अपने को बोलते हैं, सेकुलरिस्ट बोलते हैं, वो कहाँ हैं? क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? किसको आने देंगे? हम ये बात हम बोलते हैं, 2200 पुस्तकों की लाइब्रेरी से, जहाँ से सारी पुरानी साहित्य और सब कुछ रखा हूँ, जहाँ संविधान की मूल कापी हो। मेरी बात कोई 142 करोड़ लोगों में कौन जानता है? आप जरा हमको बताइए। बोलने वाले बोल रहे हैं, इनकी मीडिया न कहीं दिखाने वाली है, न कहीं प्रचार करने वाली है, अपनी बात बोलते हैं। झूठा पीएम है इस मुल्क का, झूठ बोलता है इस मुल्क का पीएम, झूठ बोलता है, अवैज्ञानिकता फैलाएंगे। आपने विज्ञान को कुचलने की कोशिश की है, आपने संविधान की हत्या की है। माना कि मौलिक कर्तव्य में, मैं मान लूं कि मौलिक कर्तव्य के अनुसार जो है, आपको मौलिक कर्तव्य फोर्सफुली आप नहीं मनवा सकते, जिसमें जो पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का जो 51 बिंदु है, 51 एफ पॉइंट है, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। आप टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर के नाम पर आप पत्थर में प्राण डालेंगे। कोई लेमैन डाल दे, अनपढ़ डाल दे, वो बात सुन, देश का प्राइम मिनिस्टर कैसे डाल सकता? ये तो पूरी तरह कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन है। आप कह रहे हैं कि संगोल नहीं, वो उसमें ले जाके कुछ भी करें। वो तो उसमें कुरान पढ़वा रहे थे, क्या करिएगा? कुरान का पाठ हो रहा था। अब बुझिए, केवल दिखाने के लिए, नौटंकी करने की, कुरान और वेद और महाभारत और पूरा गीता उसमें और कुरान पढ़वाने की क्या जरूरत थी? आरएसएस विचारक हैं और भाजपा के वो कुरान भी पढ़वा रहे थे, ये भी बात करिए, क्यों पढ़वा रहे थे? इसलिए ना कि ये सवाल न खड़ा हो कि ये केवल कुरान भी पढ़वा के हम अपना, क्यों कुरान पढ़वाने गए थे? कुरान सदन में पढ़ा जाएगा? कुरान सदन में पढ़ा जाने वाली चीज़ है? गीता सदन में पढ़ेंगे? आप अपने घर घर पढ़िए, याद करिए उसको। ये वह सदन यूं ही नहीं मिल गया है। वह सदन न जाने कितने लोगों की कुर्बानी और कितने लोगों की संघर्ष और जेलों में सड़ने के बाद मिला। आपके हिंदू राष्ट्र बनाने से हिंदू राष्ट्र बन जाएगा? आरएसएस विचारक हैं और राज्यसभा में भाजपा के सांसद हैं प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी। उन्होंने कहा है कि हिंदू राष्ट्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति की शुरुआत के से ही विशेषता रहा है। वास्तव में यह भारत की विरासत, वर्तमान और भविष्य है। मैं उनसे इस चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि मैं कदाचित वहीं था, मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी का पीएचडी हूं मैं, और हिस्ट्री डिपार्टमेंट का हूं, सोशल साइंस फैकल्टी का। मुझे लगता है कि राकेश जी भी वहीं हैं, ऊपर की बिल्डिंग में, शायद पॉलिटिकल साइंस में हैं। उन्हें वो भी एक विद्वान हैं, उनको पढ़ना चाहिए। मुझे इससे ज़्यादा कोई कष्ट हो नहीं सकता कि विरासत जो बताते हैं, कभी वो दिखा देंगे यदि वेद में, उपनिषदों में, महाकाव्यकालीन ग्रंथों में, और महाकाव्यकालीन नहीं, बाद में जो बुद्ध काल, गणराज्यों के काल, महाजनपदीय काल, शुंग के काल और गुप्त काल तक के इंस्क्रिप्शंस में, साहित्य में यदि हिंदू दिखाएंगे कि हिंदू राष्ट्र, या राष्ट्र तो खैर शब्द है ही नहीं है, हिंदू दिखा देंगे, तो मैं मान लूंगा कि हाँ, राकेश जी इस बात को सही, ये गुमराह न करें राकेश जी जैसे लोग। हिंदू रे, या भारत था यार, क्या ऐसा मुल्क, अभिलेखों में भारत, और एक इंस्क्रिप्शन में तो भारत युद्ध का उल्लेख है, महाभारत का। भारत, महाभारत, जम्बूद्वीप, हिंदुस्तान, जब इस्लाम आ गया तो स्थापित हो गया हिंदुस्तान से पेट नहीं भर रहा है। अम्बेडकर, सावरकर की किताब यहाँ भरी पड़ी है, हिंदुस्तान, स्वतंत्रता संघर्ष यहाँ रखी है, उनकी ग्रेट वार ऑफ इंडिपेंडेंस यहाँ रखा है। आपको इससे नहीं भरे? क्यों देश को गुमराह कर रहे हैं? क्यों देश के साथ ऐसे विद्वान लोग, ऐसे लोग झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं? अरे भारत से नहीं पेट जिसका भर रहा है, उसको मुल्क छोड़ देना चाहिए। एक अमेरिकी स्कॉलर है वेंडी डोनिगर,
उन्होंने एक बुक लिखी है कि द हिंदूज एन अल्टरनेटिव हिस्ट्री, जिसमें वो कहते ये खारिज ही कर देते हैं कि नहीं, कभी भारत हिंदू राष्ट्र रहा ही नहीं। और आज जब हम 2024 में हैं, विकसित भारत, संकल्प भारत, अमृतकाल जैसा उत्सव मना रहे हैं, तो ऐसी प्रासंगिकता करके क्या ऐसा नहीं लगता है कि हमारी इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये ठग और झूठ बोलने वाले सांप्रदायिक प्रधानमंत्री, देश को महंगाई की आग में झोंकने वाले, गरीबी में झोंकने वाले, बेरोजगारी में झोंकने वाले, हिंदू मुस्लिम नफरत फैलाने वाले, वेट कास्टिज्म को फैलाने वाले, और इसके बाद जो है नारी बलात्कार और हिंसा बोने वाले, भारत को शराब मदिरालय में बदलने वाले प्रधानमंत्री का कंसेप्ट हो सकता है। लोग मर रहे हैं गरीबी से, महंगाई से, बेरोजगारी से, और आप नौटंकी कर रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और अमेरिकी लेखक का, अमेरिकी विद्वान का कोट करने की क्या ज़रूरत? भारत कभी नहीं, वो बताएगा तो हम जानेंगे भारत कभी। हम हिस्टोरियन हैं, हम स्कॉलर हैं, हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी हैं। कोई ऊखी के खेत और ये जो अरहर की खेत से नहीं निकले हुए हैं। हम जानते हैं ना कि भारत क्या था। हम एक बिंदु कोई अतीत में भारत को हिंदू दिखा देगा तो मैं स्वीकार कर लूंगा। वेद की किसी पंक्ति में दिखाएगा, और कहना नहीं चाहिए, इस शब्द को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भरत जन का उल्लेख है भारत, और भारत एग्जैक्ट किस डेट से भारत शब्द बना है, रिसर्च होना चाहिए नए शब्दों पर। लेकिन हिंदू राष्ट्र तो आरएसएस का गढ़ा हुआ इनके विचारकों का, इनके विचारक और इनके लोग गढ़े हैं, जिनका राष्ट्रवाद से कुछ, राष्ट्रवाद यही है। स्वतंत्रता संग्राम में पिछली पंक्ति में खड़े होकर अंग्रेजों की मदद कर रहे थे आप लोग, और विरोध कर रहे थे। क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध करेंगे आप, जो इतना बड़ा आंदोलन था, जो गांधी अहिंसात्मक आंदोलन का पुजारी था, उसने अंत में आते आते कह दिया क्विट इंडिया करो या मरो, यहां तक डिक्लेयर कर दिया। 30 साल के उसके जो 17 से आंदोलन चालू हुआ था, चंपारण से उनके कैरियर, राजनीतिक कैरियर, उस महापुरुष ने कहा कि नहीं, लखेदिए इनको। और आप न जाने किस हिंदू राष्ट्र का तब से आपका कल्पना बना हुआ था कि आप करने को। देखिए, इस भारत को मूल बात मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक हिंदुस्तानी का 142 करोड़ लोगों से अपील करता हूं कि ये भारत महान मुल्क है। इतना महान है कि नाम मात्र से सीना चौड़ा हो जाता है। अतीत में बहुत सारी सामाजिक बुराइयां, कुरीतियां और जुर्म अत्याचार हुए हैं, छोटे लोगों के ऊपर बड़े लोगों ने किया है। लेकिन भारत की महानता में मसाला बेच के हम रोमन जगत का सारा सोना ढो आते हैं। आपत्ति करता था वहाँ का लेखक ईसा की पहली सदियों में। यार बात क्या करते हैं, सारे इन्वेंटर इस देश में हुए, आर्यभट्ट से लेके और बराह मिहिर जैसे लोग हुए, यहाँ वो दुर्लभ साहित्यकार हुए, वो जो है वो साइंटिस्ट हुए इस मुल्क के ऊपर। सभी जो है कि आज कहाँ चले गए हैं? आज हिंदुत्व के खोज इन्वेंटर इस देश में पल रहे हैं, और इनको समझ में नहीं आता का कि डेमोक्रेसी 142 लोगों का, यही हिंदुत्व राष्ट्र और मंदिर पूजा करने और जो है घंटी बजाने और प्राण डालने के लिए मोदी ने सत्ता लोगों से हाथ जोड़कर वोट मांगा है। हमारे पीठ और पेट पर टैक्स का लात मारने के लिए। अरे चलूंगा 23 मार्च को दिल्ली के अंदर, देखते हैं इनके सारे जो मनमाने आर्बिट्ररी आर्डर्स हैं उनको ठीक उसी ढंग से तोड़ूंगा जैसे गांधी ने नमक कानून को, अंग्रेजी क्रूर और लुटेरी हुकूमत अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ा था। अरे खाने पीने पर कौन इंसान जीएसटी लगा सकता है यार? ये न जाने किस तरह के बंजारों का सत्ता है क्या? किस तरह की हुकूमत इस देश में काम कर रही है? ये सुनने को तय क्यों सुन भी नहीं सकते क्या? ये इंसान नहीं है क्या? इनके अंदर विचार नहीं है क्या? खाने पर टैक्स कैसे लगा देंगे? और खाने पर टैक्स लगाएंगे तो राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 का होगा, जिसमें गारंटी दी गई है कि जीवन कोई नहीं छीन सकता। जब हमारा आहार ले लोगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? मैंने एक PIL सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया है। मैं तोड़ के इनके सब ऐसे जुर्म के कानून नहीं है, ये आर्बिट्रेरी आर्डर है, सदर से अनुमति लिए हैं। ये टोल टैक्स नहीं देंगे, इनकी गाड़ियों पर टोल टैक्स प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ऑनरेबल लेजिस्लेटिव मेंबर्स को टैक्स नहीं लगेगा, और हमारी गाड़ी पर टैक्स लेते हो। राइट टू इक्वलिटी कहाँ जाएगा? किससे पूछूं? कोई बताएगा? और नहीं तो कहते हैं कि ये इनको मैं किस शब्दों में इनको 142 करोड़ लोगों को, इस हुकूमत को फौरन सत्ता से बाहर करना चाहिए यदि इस महान मुल्क को बचाना है। और इन इस्लाम पंथियों को जो चूहे बिल्ली की तरह आज घुसे हुए हैं, जब सत्ता उस मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह की जब रहती है तो ये बिल से बाहर निकल के
ताजिया लेके और ये लेके दौड़ते हैं, और आज इसकी सत्ता ही क्यों नहीं बिल से निकल के कहते हैं कि नहीं, हिंदुस्तान हमने ऐसा कभी नहीं देखा है। हिंदुस्तान हमने तो कभी ऐसे नफरती हिंदुस्तान को 58 साल की उम्र में मैंने जब से होश संभाला है, इस तरह का हिंदुस्तान और इस तरह का नफरत मैंने नहीं देखा है। आप मंदिर में पत्थर में प्राण डाल रहे हैं, पिता को प्राण डाल के जिंदा कर दो, माँ को प्राण डाल के जिंदा कर दो। क्या करना चाहते हो वोट के लिए? मार दो लात ना। और ये डेमोक्रेसी है, जागीर है क्या तुम्हारी कि तुम जीवन भर रहोगे तो दिल्ली की तकत तुम्हारे पास रहेगी? फिर हमारे हिस्से का डेमोक्रेसी कहाँ गया? हमारे हिस्से का लोकतंत्र कहाँ गया? निश्चित तौर पर ये सारे प्रश्न बड़े झकझोर देने वाले हैं। मैं अपने दर्शकों से चाहूँगा कि अगर थोड़ी से भी वो अपने को इंटेलेक्चुअलिटी दिखाएंगे तो निश्चित तौर पर इस महान भारत को हम और महान, चूँकि महान एक कोई विशेषण नहीं हो सकता है, इसको कम या अधिक नहीं बताया जा सकता। महान तो अपने आप में एक बहुत बड़ा एडजेक्टिव है, बहुत आगे ले जा सकते हैं। हाँ, यह है कि हम उस महानता की जो स्ट्रीम है हमें बुद्ध के समय से देखने को मिल रही है, इससे हम और ज़्यादा पुष्पित और पल्लवित कर सकते हैं। यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे। ये मोहम्मद इकबाल की है, जो प्रो नेशनलिस्ट थे, बाद में पाकिस्तानी हो गए थे, चले भी गए थे माइग्रेट होके, पाकिस्तानी हो गए थे, उनकी पंक्तियां हैं। यह वह महान मुल्क है जिसकी दुनिया में यहाँ की गंगा और यमुना नदियों की, गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में 2-3 स्थलों पर हुआ है, उस गंगा नदी का 2 या 3 जगह पर, जहाँ जिस जो पवित्र नदी की, जिस नदी की बेसिन में दुनिया की महान सभ्यता पनपी हुई है, इतनी उर्वर लैंड छोड़ के जाती है। यहाँ रिच रिसोर्स से बना हुआ है। जिस देश को प्रकृति का कृषि मिला हुआ है, उस देश को मार क्यों सकता है? मार यही सभी रह रहे हैं, पॉलिटिशियंस, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, पीएम सहित। ये सब इनकी गंदी निगाह, इनकी सत्ता पर कब्जा करने की नीति आज की नहीं, ये तो आज़ादी के साथ से ही जो सत्ता हासिल कर ले रहा है। इस महान मुल्क को ये सब गड्ढे में गिराने का रोज कमजोर करते हैं। इस महान मुल्क को रोज कमजोर करते हैं। डेमोक्रेसी क्या मिल गई है? इनको लगता है कि जो भी करें डेमोक्रेटिक वे है। जिनको लगता है कि जो भी हम कर रहे हैं डेमोक्रेसी ने हमको राइट दे दिया है, ऐसा ये हथियार ऐसा लेके आए हैं। अरे यार, इस महान मुल्क को, हर आदमी को, हर इंसान को भारत के बचाना चाहिए। चैनल से बात करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।